प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम अलग अलग वर्गों का अध्ययन करते हैं, जिनमें कमज़ोर वर्ग और उन कमज़ोर वर्गों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं कमज़ोर वर्गों में से एक वर्ग है अनुसूचित जनजातियों का, जो कि हमारे सभ्य समाज से बिल्कुल अलग थलग रही हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रही हैं। इसलिए आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी इस बात पर विशेष चिंतन और मनन किया गया कि इन लोगों को भी राष्ट्र की मुख्य धारा में या समाज की मुख्य धारा में लाकर इन्हें जोड़ा जाए, ताकि ये भी अपना विकास कर सके। इसी विषय को लेकर हमने आज मानव शास्त्र के अंतर्गत और समाजशास्त्र के अंतर्गत जनजातीय एकीकरण पर चर्चा करने के लिए हम आज बात करेंगे। और उस एकीकरण के अंतर्गत अलग अलग जो उपागम विकसित हुए हैं, उन उपागमों की भी आज चर्चा करेंगे। इन उपागमों में हम पृथक्करण, आइसोलेशन, सात्मीकरण, एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन या एकीकरण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात देखें कि जनजातियां और उनका एकीकरण है क्या, और उन एकीकरण के अंतर्गत ये आइसोलेशन किसे कहते हैं, सात्मीकरण किसे कहते हैं और एकीकरण किसे कहते हैं। जब हम कहते हैं जनजातियां, तो ये भारत के अलग अलग राज्यों में रहती हैं। इनकी अपनी अलग संस्कृति है, इनकी अपनी अलग भाषा है, इनका अपना अलग भौगोलिक क्षेत्र है और इनका अपना एक अलग राजनीतिक संगठन है। ऐसे लोगों को हम जनजातीय समुदाय से संबंधित मानते हैं। तो जनजाति सामान्यतया ऐसे लोगों का समूह है जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं तथा जिनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और एवं विकास की दृष्टि से अभी भी अन्य समूहों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक उन क्षेत्रों में जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँचा। इसलिए वो आज भी आदिम अवस्था में ही जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए इन्हें हम आदिवासी कहते हैं। आदि मीन्स आदिम, वासी मतलब निवास करना, यानी आदिम अवस्था में ही ये लोग आज भी निवास करते हैं। जिस तरह से हम कभी आदिम समाज में रहते थे और जैसी हमारी संस्कृति थी, लगभग वैसी ही संस्कृति इन जनजातियों की भी दिखाई देती है। भारतीय समाज में जनजातियों को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें आदिवासी यानी आदिम अवस्था में रहने वाले लोग, वनवासी जंगलों में रहने वाले लोग, गिरिजन पहाड़ पर रहने वाले लोग, आदिम जाति यानी पिछड़ी जाति तो है लेकिन पिछड़ी हुई हैं, काली प्रजा क्योंकि इनकी चमड़ी का रंग काला है, खुले में रहते हैं इसलिए, इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। समाजशास्त्री गोविंद सदाशिव घुरिये ने अपनी पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इन्हें पिछड़े हिंदू के नाम से भी संबोधित किया, ने बैकवर्ड हिंदूज। दे आर हिंदूज बट दे आर बैकवर्ड हिंदूज। जनजातियों की जिन समस्याओं से हम आज रूबरू हो रहे हैं, वे रातों रात पैदा नहीं हुई है। उनका ऐतिहासिक वृत्तांत है, उनकी एक पूरी हिस्ट्री है। यानी जनजातियों की अनेक समस्याएं रही है, क्योंकि जब अलग थलग रहेंगे तो सभ्यता के प्रकाश के न पहुंचने के कारण उनको आर्थिक, उनको शैक्षिक, उनको सामाजिक, उनको सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ता है। और ये समस्याएं लंबे समय से वो झेल रहे हैं। ब्रिटिश युग में और इससे भी पहले इन समस्याओं की अभिव्यक्ति जनजातियों ने समय समय पर अपने आक्रोश और आंदोलनों द्वारा व्यक्त की है। सीमांत क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों ने, नागा और अंगामी नागाओं ने कई बार ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती भी दी। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने आंदोलन किए, विद्रोह किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे समाज के लोगों में ये भावना पैदा हुई कि इन लोगों की भी समस्याओं का निराकरण हमें किया जाना चाहिए। आज भारत सरकार ने भी जो जनजातीय नीति बनाई है, उसकी पृष्ठभूमि में पूरा ऐतिहासिक चिंतन और अनुभव है। जनजातीय विकास से संबंधित 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं, जिन्हें पृथक्करण, आइसोलेशन, सात्मीकरण, एसिमिलेशन और एकीकरण, इंटीग्रेशन
कहते हैं। इन्हीं तीनों उपागमों की आज हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला जो उपागम है जनजातियों से संबंधित, वह है पृथक्करण या आइसोलेशन। यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में जनजातियों के साथ एक विशेष व्यवहार किया जाता था। योगेंद्र सिंह ने इंडियन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में ब्रिटिश सरकार की जनजातियों के प्रति जो नीति थी उसका खुलासा करते हुए कहते हैं कि वे लोग आदिवासियों को सामान्य भारतीय जनता से पृथक समझते थे। यानी ब्रिटिशर्स जो ये मानते थे कि जो भारत की जनसंख्या है उनसे ये अलग हैं जनजातियां, और इसीलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनकी धारणा थी कि ये आदिवासी समूह भारत के सावयवी समाज से पृथक थे। सावयवी समाज, जिस प्रकार से मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, उसी तरह भारतीय समाज भी अलग अलग वर्गों से मिलकर बनता है, और उन वर्गों को हम सावयव के रूप में या ऑर्गन्स के रूप में लेते हैं। उन ऑर्गन्स के तहत जनजातियों को ऑर्गन नहीं मानकर उनको अलग माना जाता था, और उन्हें देश की सामाजिक और सांस्कृतिक मुख्य धारा से पृथक रखा गया। जनजाति, गांव, समुदाय, ये सब ऐसी अवधारणाएं हैं जो बताती है कि आदिवासी भारतीय मुख्य धारा के अंग नहीं थे। यानी इनको हम भारत के साथ नहीं जोड़ते थे, जिस तरह से कि अन्य लोगों को, जनसंख्या के अन्य भागों को हम भारत के ही नागरिक मानते थे, समाज का ही अंग मानते थे, पर इनको अलग माना जाता था। इसी दौरान दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना तो वेरियर एल्विन की पुस्तक दी एबोरिजिनल्स थी। इस पुस्तक में एल्विन ने यह स्थापित किया कि देश की जनजातियां भारतीय समाज की परंपरा की अंग नहीं हैं। यानी वेरियर एल्विन भी ये मानते थे कि जनजातियां भारत का अंग नहीं हैं, उन्हें पृथक रखा जाना चाहिए, यानी उनको बिल्कुल आइसोलेट किया जाए फ्रॉम दी सोसाइटी, फ्रॉम दी नेशन। एल्विन के अनुसार आदिवासी समुदाय तो पृथक समुदाय है और उनके साथ नोबल सेवेजेस अर्थात उदात्त असभ्य हैं, और इन्हें इसी स्थिति में रहने देना चाहिए। क्योंकि सभ्य नहीं है, आदिम अवस्था में रह रहे हैं, इसलिए कहा उनको इसी अवस्था में रहने देना चाहिए, मुख्य धारा में उनको नहीं लाना होगा। वेरियर एल्विन ने पृथक्करण की जिस धारणा को रखा वो ब्रिटिश मानव शास्त्रियों की विचारधारा के अनुरूप ही थी। यानी ब्रिटिशर्स भी ये चाहते थे कि ये भारत की मुख्य धारा में न आए, इनको अलग रखें। सर हेनरी मैन ने भी यह प्रस्तावित किया कि भारतीय गांव अपने आप में एक गणतंत्र है। हेनरी मैन की दृष्टि में भारत के गांव मुख्य धारा से पृथक और स्वायत्त थे। ब्रिटिश प्रशासनिक चार्ल्स मेटकॉफ की लिखावट में भी पृथकता की आवाज़ बराबर गूंजती दिखाई देती है। यानी हर व्यक्ति ये चाहता था उस समय कि जनजातियों को मुख्य धारा में न लाया जाए, उनको पृथक रखा जाए। इसके पीछे शायद सोच ये रही होगी कि जनजातियों की अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी भाषा है, तो उस भाषा की पहचान बनाए रखने के लिए यह सोच विकसित हुई होगी कि जनजातियों को अलग रखा जाए। सब मिलाकर यदि ब्रिटिश काल की प्रशासनिक नीति को देखें तो उसके दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला तो यह कि भारतीय जनजातियां एक पृथक समुदाय हैं, बिल्कुल सेपरेट है रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और दूसरा यह कि इन उपनिवेशवादियों ने भारतीय समाज को कभी भी उसके सावयव इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया, यानी उसको एक अंग नहीं माना। का ये प्रारंभ से ही अलग है तो इनको अलग ही रहने देना चाहिए। वेरियर एल्विन ने जो पुस्तकें लिखी उनमें एक लॉस ऑफ नर्व और दूसरा बेंगा जनजाति पर। एल्विन का कहना था कि बेंगा के संदर्भ में सभ्यता और विकास के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप इन लोगों का जीवन दुखदायी हो गया। उन्होंने ये बात बताई कि हमने प्रयास किया कि बेंगा जनजाति को सभ्य समाज के साथ लाकर रखा जाए, उसका परिणाम ये हुआ कि वो कई प्रकार से पीड़ित हुए। इसी प्रकार गोंड जनजाति के संबंध में भी एल्विन ने कहा कि सभ्यता के संपर्क में गोंड गांव के जीवन को ही समाप्त कर दिया। यानी ये प्रयास तो किया गया कि जनजातियों को मुख्य धारा में लाया जाए,
लेकिन जब मुख्य धारा के साथ उनका संपर्क हुआ या गैर आदिवासियों का संपर्क आदिवासियों से हुआ तो नई नई समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। इससे बहुत अधिक वो पीड़ित हुए और दुखी भी हुए। अपने तर्क के प्रमाण में एल्विन ने मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति का हवाला दिया। परिवर्तन के कारण गोंड लोग अपनी भूमि को खो बैठे, यानी गैर आदिवासी लोगों ने उनकी भूमि तक हड़प ली। कोरकू जनजाति की भूमि साहूकारों के हाथ में आ गई। जंगल आदिवासियों के हाथों से फिसल गए। बेंगा और गोंड के जंगल में शिकार करने के त्योहार लुप्त हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि गोंड, बेंगा और कोरकू आर्थिक रूप से गरीब हो गए। यानी जब संपर्क हुआ आदिवासियों का गैर आदिवासियों के साथ तो परिणाम ये हुआ कि उनके सामने गंभीर आर्थिक समस्या उभर कर सामने आई। एल्विन तो कहते हैं कि जब आदिवासी गैर आदिवासियों के संपर्क में आते हैं तो उनकी लॉस ऑफ नर्व यानी नाड़ी की धड़कन शुरू हो जाती है। इस धड़कन के उन्होंने यह कारण दिए कि भूमि की हानि, जंगल की स्वतंत्रता की हानि, शिकार के त्योहार का लुप्त होना, आर्थिक गरीबी, जनजातियों उद्योगों का पतन, कानून के संपर्क से उत्पन्न मानसिक और नैतिक थकान, अव्यवस्थित शिक्षा पद्धति, बाह्य धर्मों से संपर्क और संगठित सुधार आंदोलन। यानी बहुत सारी समस्याएं सिर्फ इसलिए हुई कि जनजातियों को सभ्य समाज के संपर्क में आने का अवसर दिया। इसलिए ये बात पुष्ट हुई कि इनको अलग रखा जाए, और इसी अलग रखने की जो सोच थी उसे हम आइसोलेशन या पृथक्करण कहते हैं। इसलिए एल्विन चाहते थे कि इन जनजातियों को गैर जनजातीय समूहों से पृथक रखा जाए। 1939 में उन्होंने एक प्रकार के राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। एल्विन ये चाहते थे कि जहां जनजातियां रहती हैं उसे नेशनल पार्क घोषित किया जाए। राष्ट्रीय उपवन यानी एक बाउंड्री बना दी जाए, उस बाउंड्री के अंतर्गत उनको रखा जाए, उन लोगों को बाहर आने का अवसर न दिया जाए और गैर आदिवासियों को उस उपवन में जाने की अनुमति नहीं दी जाए, जिसे राष्ट्रीय उपवन कहा। इस तरह की सोच थी वेरियर एल्विन की। उन्होंने कहा कि एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जिसमें केवल निकटवर्ती जनजातियां ही निवास करें और अन्य लोगों का प्रवेश इसमें वर्जित किया जाए। गैर आदिवासियों को रोका जाए कि उस क्षेत्र में, जिसे राष्ट्रीय उपवन कहा है, नेशनल पार्क कहा है, एक बाउंड्री बना दी जाए, उसमें आने का उनको अधिकार न हो। उनका सुझाव था कि राष्ट्रीय उपवन के इस क्षेत्र पर जनजातियों के आयुक्त का सीधा नियंत्रण होना चाहिए। इस उपवन में प्रशासन का भार इसमें रहने वाली जनजातियों का होगा। राष्ट्रीय उपवन की इस कल्पना में एल्विन का कहना था कि किसी भी मिशनरी संस्था को जनजातियों के इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, क्योंकि यह महसूस किया गया कि ईसाई मिशनरी लोगों ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश कर कई प्रकार से प्रलोभन देकर उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। उसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की धार्मिक कठिनाइयां भी उनके सामने आई। इस राष्ट्रीय उपवन या वर्जित क्षेत्र में जहां तक संभव हो यह प्रयास किया जाए कि जनजातियों के विशिष्ट लक्षणों में कोई कमी न आए और उनकी संस्कृति लुप्त न हो पाए। अगर वो सभ्य समाज के साथ आ जाएंगे तो उनकी जो आइडेंटिटी है, जिसको हम कहते हैं एथनिक आइडेंटिटी, जनजातीय पहचान, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति, वो सब लुप्त हो जाएगी और वो सभ्य समाज के जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए पहचान बनाए रखने की आवश्यकता है, और पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सभ्य समाज से अलग रखा जाए। यदि जनजातीय समूह के लोग अपने क्षेत्र से बाहर जाना चाहें तो उसे ऐसा करने के कम से कम अवसर दिए जाएं। हालांकि बाद में एल्विन के विचारों में परिवर्तन तब आया जब जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र का आदिवासी सलाहकार बना दिया। तब एल्विन को आदिवासियों को देखने का नया अनुभव हुआ और उन्होंने कहा कि आदिवासियों को किसी भी स्थिति में भारत की मुख्य धारा में लाना होगा। जब पंडित नेहरू ने उनको अपॉइंट किया कमिश्नर के रूप में, उनको लगा, उन्होंने अवलोकन किया, जनजातियों का अध्ययन किया, तो उनको लगा कि अगर हम इनको अलग रखेंगे तो इनका विकास नहीं हो पाएगा,
ये प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जबकि भारत के अन्य लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे, ये पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए उनको भी विकास का अवसर दिया जाए। तो उनकी सोच में परिवर्तन आया कि जो पृथक्करण की उपागम की बात हम करते हैं, उसके स्थान पर हमको एकीकरण की बात करनी होगी। तब जब एल्विन ने जनजातियों के लिए अलग उपवन क्षेत्र की बात में जनजातियों को सभ्य समाज से अलग रखने की वकालत की, तब गुरिये ने अपनी पुस्तक द एबॉर्जिनस सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, यानी वे लोग जो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, जिन्हें हम कहते हैं आदिवासी, उनका क्या फ्यूचर है, इस पुस्तक के माध्यम से ये कहा कि आदिवासी भारतीय समाज से पृथक नहीं है। यानी एल्विन के विचारों से बिल्कुल विपरीत विचार गुरिये के आए। उनको लगा कि जनजातियों को अलग नहीं रखा जाना चाहिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। वे तो इस पुरातन समाज के अंग हैं और आदिवासियों तथा जातियों का पारस्परिक संपर्क ऐतिहासिक है। वो कहते हैं हम जो सभ्य समाज में रहने वाली जातियां हैं वो जनजातियों से पृथक नहीं है, इसलिए दोनों के बीच अंतरक्रिया होनी चाहिए, दोनों के बीच अंतर संबंध होना चाहिए और उसी अंतर संबंध के कारण उनको एकीकृत किया जाना होगा। इसे अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। गुरिये ने उसके पश्चात अपनी पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी आदिवासियों के भारत की मुख्य धारा में एकीकरण के लिए अपने विचारों को विकसित किया। तो गुरिये इस बात के पक्षधर थे कि जनजातियों को सभ्य समाज में लाकर रखना होगा, तभी उनका विकास हो सकता है। एल्विन और गुरिये की विचारधारा से एक तीसरी पृथक विचारधारा मजूमदार की भी थी, धीरेन्द्रनाथ मजूमदार, जिसमें उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज सभ्य समाज के संपर्क में आने से ही गरीब बन गए हैं और वे इस भांति दलित हो गई हैं कि अपने कल्याण के संदर्भ में सोच भी नहीं सकती। ऐसी अवस्था में जनजातियों का केवल वर्णात्मक एकीकरण, सेलेक्टिव इंटीग्रेशन होना चाहिए। यानी कुछ कुछ मुद्दों पर तो उनको रहने और अंतर्क्रिया करने का अवसर दिया जाए, बाकी अलग रखा जाए। मजूमदार कहते हैं कि जनजातियों का संपर्क अन्य समूहों के साथ बिल्कुल तोड़ दिया जाए, यह अच्छा नहीं होगा। सभ्य समाजों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जनजातियों के लिए हितकर हैं, इसलिए जो लाभकारी हैं जनजातियों के लिए, वहां तो उनके साथ संपर्क करने की अनुमति दी जाए, बाकी उनको अलग रखा जाए। अतः जनजातियों को सामाजिक परिवर्तन में सभ्य समाज के केवल उन लक्षणों को अपनाना चाहिए जो उनके लिए हितकर या लाभकारी हैं। ऐसा करने में जहां एक और जनजातियां अपने सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व को बनाए रखेगी, वहीं दूसरी ओर उन्हें सभ्य समाज के हितकर तत्व भी प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात दोनों प्रकार की स्थिति होगी, उनकी अपनी पहचान भी बनी रहेगी और साथ में सभ्य समाज के संपर्क में आने से उन लक्षणों को सीखने का अवसर भी मिलेगा। मजूमदार के इस उपागम को वर्णात्मक एकीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से पृथक रखने की सोच एक अलग उपागम था जो जनजातियों को अलग रखने के संदर्भ में विकसित हुआ। वहीं दूसरी ओर एक और विचार विकसित हुआ जिसे हम सात्मीकरण उपागम कहते हैं। सात्मीकरण एक प्रक्रिया है, इज ए प्रोसेस। एकीकरण और इसमें एक बुनियादी अंतर है। एकीकरण में समूह अपनी पहचान और स्वायत्ता को बनाए रखता है, उसकी पृथक पहचान बनी रहती है। सात्मीकरण की प्रक्रिया एक ऊंची प्रक्रिया है। इस अवस्था में पहुंचकर समूह अपने अस्तित्व को खो देता है और संपूर्ण में विलीन हो जाता है। यानी एसिमिलेशन की जब बात करते हैं हम लोग, तो एसिमिलेशन मतलब पूर्ण रूप से घुल मिल जाना। एक का दूसरे में घुल मिल जाने को हम एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिला दें, दूध में शक्कर मिला दें, तो शक्कर अपने अस्तित्व को खो देगी, पानी अपने अस्तित्व को खो देगा, वहाँ पर एसिमिलेशन होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जनजातियाँ भी एसिमिलेट हो जाएं, सात्मीकरण की प्रक्रिया से जुड़ जाएं और सभ्य समाज के साथ घुल मिल जाएं। जिस प्रकार कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर से जब आत्मा निकलती है तो परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है, इसी प्रकार जैसे दूध में पानी मिलाने पर पानी दूध में विलीन हो जाता है और अपना अस्तित्व ही खो देता है, सात्मीकरण की प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है। इसमें राष्ट्र के सभी समूह अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान को खो देते हैं और तब एक सात्मीकृत राष्ट्र बन जाता है। अमेरिका में इस प्रकार की प्रक्रिया को मेल्टिंग पॉट
थ्योरी कहा, जिसमें धातुओं की तरह द्रवित होकर एक दूसरे में अपना अस्तित्व खो देना है। एक वस्तु का दूसरे के साथ मिलन हो जाना, ये सात्वीकरण है। हमारे देश के आदिवासियों को और जनजातियों को ही क्यों, अनगिनत जातियों को सात्वीकरण की अवस्था तक पहुंचने में अभी कई वर्ष लग जाएंगे। इन्हें घुल मिल जाना संभव नहीं है। हम कितना ही प्रयास कर लें, एक संस्कृति को दूसरे के साथ पूरा आत्मसात करने की स्थिति यह संभव नहीं है, और अगर है तो बहुत वर्ष लगेंगे। फिलहाल तो यह हमारी जनजातीय राष्ट्र नीति तो यही है कि उन्हें देश की मुख्य धारा में जोड़ दिया जाए। इसके लिए उन्हें आरक्षण दिया गया है, सुरक्षाएं दी गई हैं, और यह सब केंद्र या राज्य सरकार का जनजातियों पर कोई एहसान नहीं है। ये तो संवैधानिक सुविधा है और जनजातियां इसे प्राप्त करने की हकदार हैं। हम चाहते हैं कि जनजातियां भी भारतीय समाज में रहने वाले लोगों की तरह उन सारे अधिकारों को प्राप्त करें, उन सारे अधिकारों के तहत कार्य करते हुए सभ्य समाज के बीच आकर रह जाएं। इसी को हम सात्वीकरण कहते हैं कि एक साथ रह जाना। लेकिन संस्कृतियां जब एक साथ रहती हैं तो वे अपनी पहचान को एक दूसरे में लुप्त नहीं होने देती। तब वो तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे हम एकीकरण कहते हैं। जनजातियों से संबंधित जिन दो उपागमों की बात हमने की, उसमें एक आइसोलेशन था, यानी पृथक रखने की बात, और दूसरी थी पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाने की। इन दोनों से अलग एक तीसरी और विचारधारा तीसरे उपागम के रूप में विकसित हुई, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इसलिए जब कभी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं या एकीकरण की बात करते हैं, तो एकीकरण का सीधा सा अर्थ यह है कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ रहें, साथ रहने पर एक दूसरे के साथ अपने अपने हितों की पूर्ति करते रहें, और जब आवश्यकता हो वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो उनकी सांस्कृतिक पहचान भी बनी रहेगी और राष्ट्र के साथ जुड़कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकेगी। इसलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण की, नेशनल इंटीग्रेशन की। कहीं पर भी हम इन्हें कहते हैं नेशनल एसिमिलेशन, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग राज्यों की अपनी संस्कृति है, उनका पहनावा अलग है, उनकी बोली अलग है, उनकी तीज त्योहार अलग हैं, उनकी धार्मिक विचारधाराएं अलग हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि एक का धर्म दूसरे में पूर्ण रूप से आत्मसात या घुल मिल जाए। जहां आवश्यकता हो राष्ट्र के संदर्भ में वो एक साथ जुड़ जाएं, और जब आवश्यकता न हो एक दूसरे से पृथक हो जाएं। इस तरह की जो स्थिति है ये तीसरे उपागम के रूप में है, जिसे हम एकीकरण कहते हैं। एकीकरण में जनजातियों की एकीकरण की नीति को भारत सरकार ने अपनी आदिवासी नीति के रूप में रखा। संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के सभी कमजोर वर्गों को अन्याय और शोषण के विरुद्ध राज्य सुरक्षा देगा। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी इन तीनों वर्गों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों की। इनमें इनकी शैक्षिक समस्याएं थी, राजनीतिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, और सबसे गंभीर समस्या उनकी गरीबी की थी। इसलिए जब नीति बनाई गई भारत में इन कमजोर लोगों के उत्थान को लेकर, तो उसमें जनजातीय नीति को भी स्थान दिया गया कि हमें जनजातियों का भी उत्थान करना है, और उनमें जो व्याप्त समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण भी करना है। और उसमें निराकरण क्या, उनके शोषण से मुक्ति दिलानी है। कई बार हमको यह अध्ययनों से पता लगा है कि जनजातियों का बहुत अधिक शोषण हुआ है, और वो शोषण खेतीहर मजदूर के रूप में हुआ है, श्रमिकों के रूप में हुआ है, जहाँ पर उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाता था, जिसमें कि जमींदार उसे बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए बाध्य करता, बदले में मिलता कुछ नहीं था। ऐसी बॉन्डेड लेबरशिप के कारण उनका शोषण होता था। इस शोषण से मुक्ति दिलानी है, और यह राज्य का पहला कर्तव्य भी था। राष्ट्र के एक भाग को सामाजिक और समानता और शोषण से मुक्त न रखकर दूसरे भागों को समृद्धि देना राष्ट्र निर्माण में बाधक है। यानी एक को तो हम कई तरह से सुविधाएं दे दें, उनका कोई शोषण नहीं होगा, दूसरे पर कई तरह की इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई कि वो शोषण से ग्रसित होते गए, तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है कि सभी वर्गों को शोषण से मुक्ति मिले। इसी कारण हम जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वे लोग जो अलग थलग हैं, सभ्य समाज से दूर रहते हैं,
घने जंगलों में जिनका निवास है उनको भी राष्ट्र के साथ जोड़ा जाए, मुख्य धारा में लाया जाए, और इसी सोच को हम एकीकरण कहते हैं। यद्यपि संविधान में कहीं भी औपचारिक रूप से मुख्य धारा की व्याख्या नहीं की गई है। हम कई बार कहते हैं मुख्य धारा, पर मुख्य धारा है क्या? लेकिन जिस तरह से इसे समझा जाता है, इसके अनुसार देश के अन्य समूहों की तरह जनजातियों को भी भारतीय संविधान के ढांचे में आना है। हमारी राष्ट्रीय समाज प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी समाज का परिचायक है। तो जब हम चाहते हैं कि भारत के जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें रहने वाले जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी लोग हैं, उन सबको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुख्य धारा के साथ जोड़कर उनका विकास करना चाहते हैं, तो फिर इन लोगों के साथ पक्षपात क्यों? इसलिए इन लोगों को भी सभ्य समाज के बीच लाकर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, और यही नीति जनजातीय एकीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सब लक्षण हैं, देश की मुख्य धारा को बनाते हैं और बनाने में योगदान भी करते हैं। संविधान के अतिरिक्त राष्ट्र और राज्य की प्रशासनिक नीति भी मुख्य धारा को निर्धारित करती है। 1950 से लेकर आज तक सरकार की जो भी विभिन्न नीतियां रही हैं, उसका उद्देश्य यही है कि जनजातियों को भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में पूरी भागीदारी दी जाए। इसलिए सरकार ने आज़ादी के बाद, चूंकि हमारे संविधान में ये लिख दिया कि हम किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, न तो लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर, न प्रजाति के आधार पर, तो फिर इन लोगों के साथ पक्षपात क्यों? इनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, इनको भी आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं, और इसके लिए सरकार ने जो नीति बनाई उसमें आरक्षण की नीति रखी गई, ताकि इन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। क्योंकि जब अनेक वर्षों तक इन्हें मौका नहीं मिला और हम सीधा मुख्य धारा में लाकर यह कहें कि ये विकास कर लेंगी, नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उनको अतिरिक्त सुविधा और अतिरिक्त लाभ देने की आवश्यकता है, और यही आवश्यकता हमारे संविधान के अंतर्गत जो संशोधन किया गया कि अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और ये आरक्षण का लाभ किन क्षेत्रों में? शैक्षिक क्षेत्र में, ताकि ये शिक्षा प्राप्त कर सकें, राजनीति के क्षेत्र में, ताकि राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व होगा तो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो आगे आ सकेंगे, और आर्थिक क्षेत्र में जहाँ निर्धनता और बेरोजगारी है उसे दूर करने के लिए उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने होंगे, और समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा निम्न है, उनकी स्थिति निम्न है, उसे ऊपर उठाने का अवसर मिले। इस तरह की नीति जो आरक्षण नीति के रूप में बनाई गई, उसका लाभ ये हुआ कि धीरे धीरे जनजातियां सभ्य समाज के बीच आकर रहने लगी, और जो असभ्यता और सभ्य समाज के प्रकाश से वंचित थी, उन्हें अब सभ्य समाज में रहकर अपना विकास करने का आधार प्राप्त हो गया। एकीकरण का सामान्य अर्थ यह है कि जनजातियों को जहां तक उनकी संस्कृति और एथनिसिटी, यानी उनकी अपनी पहचान है, जिसमें जीवन पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता है, वे अपने त्योहारों, शादी ब्याह, मेले ठेले में नाचें गाएं, राज्य को इससे कोई सरोकार नहीं है। यह उनका एथनिक क्षेत्र है, उनकी अपनी कल्चर है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनके अपने त्योहार हैं, उनकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, उनकी अपनी भाषा है, उनके अपने व्यवहार हैं, ये सब बातें हैं। इससे राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, उनको स्वतंत्रता देनी है कि वो अपने तरीके से इसका आचरण करते रहें। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, न्याय पद्धति, प्रशासनिक प्रणाली, प्रजातांत्रिक परिवेश, दलीय राजनीति आदि में जनजातियों को अपना एकीकरण करना होगा। इसलिए ये सोच विकसित हुई कि जनजातियों को भी सभ्य समाज में लाकर रखा जाए, और उनके संस्कृति के अनुरूप उनको अपने तीज त्योहार, अपने धार्मिक उत्सवों को मनाने की स्वतंत्रता हो, लेकिन साथ में समाज के भी नियमों को उन्हें मानने के लिए तैयार किया जाए। जैसे मतदान हो रहा तो मतदाता के रूप में, संविधान में कानून है उसकी पालना के रूप में उनको उन बातों को मानना होगा। तो दोनों के साथ तालमेल की जो स्थिति है वो एकीकरण है। इन सारी उपागमों की जो बात करते हैं, पृथक्करण की, सात्मीकरण की या एकीकरण की, तो सारांश हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व काल में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अधिकांश आदिवासी समुदाय राष्ट्रीय जीवन धारा की मुख्य धारा से अलग थलग थे।
ये मुख्य जीवन धारा उनकी थी, वो राष्ट्र से अलग थलग थी। जनजातीय क्षेत्रों को एकांत में रखा गया और बाकी लोगों से कट गए। ब्रिटिश सरकार की नीति पूरी तरह से औपनिवेशिक हितों द्वारा निर्देशित और प्रभुत्व वाली थी और आदिवासियों के अलगाव और शोषण पर आधारित थी। अंग्रेजों की नीतियों के बाद जनजातियों द्वारा उनके खिलाफ विद्रोह करने के बाद अंग्रेजों ने इसका अनुसरण किया। यह गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत के आधार पर बहिष्कृत क्षेत्रों के रूप में ब्रिटिश पदनाम आदिवासी क्षेत्रों के रूप में प्रकट हुआ। आज़ादी के पश्चात स्वतंत्र भारत में अपना संविधान लागू किया और उस संविधान की प्रस्तावना में यह कहा कि यह संविधान किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, भाषा के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। इसी सोच के आधार पर यह महसूस किया गया कि वे लोग जो सभ्य समाज से अलग थलग रह रहे हैं, घने जंगलों में जिनका निवास है, पहाड़ों के इर्द गिर्द और नदियों के आसपास रहने वाले जनजातियों के लोगों को भी मुख्य धारा में लाना होगा और इसके लिए स्वतंत्र भारत में प्रयास भी किए गए। प्रारंभ में प्रयास जो किए गए उन्हें 3 भागों में हम बांट कर देख सकते हैं। एक पृथक्करण, दूसरा सात्मीकरण और तीसरा एकीकरण।